जय हिंद दोस्तों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे आपदा प्रबंधन का। पिछली वीडियो में हम लोगों ने समझा कि आपदा क्या होती है, प्रकोप क्या होता है, चरम घटनाएं क्या होती हैं। साथ ही साथ हमने प्राकृतिक घटनाओं और या प्रकृति निर्मित घटनाओं और मानव निर्मित घटनाओं या मानव निर्मित आपदाओं या प्रकृति निर्मित आपदाओं दोनों का अध्ययन किया है। हमने समझा है कि इनके अंतर्गत कौन कौन सी आपदाएं आती हैं और उनके द्वारा कौन कौन से नुकसान होते हैं, इनकी भरपाई भी हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो आपदाएं आती हैं उनका हम प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, उनसे होने वाली क्षति की हम भरपाई किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है आपदा प्रबंधन की अवधारणाएं एवं विस्तार की संभावनाएं। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आपदा प्रबंधन वास्तव में कहलाता क्या है, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत होता क्या है। तो नाम से ही स्पष्ट है, दो शब्दों से मिलकर बना है आपदा और प्रबंधन। तो जो आपदाएं हैं जो आती हैं, जिनके कारण जो भी नुकसान होते हैं, उन नुकसान को हम कम कर सकें, उसके लिए हम जो प्रबंधन या जो रणनीतियां अपनाते हैं उसे ही हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो जो आपदा प्रबंधन है वह कैसी प्रक्रिया है? एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात हमेशा चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने मैनेजमेंट कर लिया, बस आपने खत्म कर दिया कि अब आपदाओं से कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं, इसके लिए आपको दर व दर एक आपदा आती है, फिर दूसरी आपदा आती है, तो आपको उससे सीखना पड़ेगा कि पहली आपदा के द्वारा हमने क्या रणनीतियां अपनाई थी, फिर उसमें क्या कमियां रह गई जिससे हमें नुकसान हुआ, फिर हम उनको सुधार करके नई रणनीतियां अपनाते हैं। तो इस तरीके से यह प्रक्रिया जो होती है चलती रहती है, इसलिए इसे सतत प्रक्रिया कहा जाता है। तो आपदा प्रबंधन क्या है? एक सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम आपदा पूर्व के चरण में कुछ रणनीतियां अपनाते हैं। आपदा पूर्व के चरण मतलब आपदा आने के पहले हमें क्या करना चाहिए। तो आपदा आने के पहले हम आपदा से निपटने की तैयारी करते हैं कि आपदा यदि आती है तो हम उससे कैसे बच सकते हैं या उसकी समस्याओं का निजात हम कैसे पा सकते हैं। दूसरा, उसकी रोकथाम, यदि कोई ऐसी आपदा है जिसको हम रोक सकते हैं तो उसकी रोकथाम के उपाय कर सकते हैं। यदि रोकथाम नहीं हो सकता तो उसके समन, उससे जो हमें हानियां होने वाली हैं या जो नुकसान होने वाला है उसका हम निजात कैसे पा सकते हैं, उसको हम कम कैसे कर सकते हैं। तो उसकी योजना हम कब बना लेते हैं? आपदा आने के पहले। तो इसमें दो चरण होते हैं, एक आपदा आने के पहले और आपदा आने के बाद। तो क्या करेंगे इस प्रक्रिया में? हम आपदा आने के पूर्व हम आपदा से निपटने की तैयारी करते हैं, रोकथाम करते हैं, साथ ही साथ समन के लिए क्या प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए इनको समाहित करते हैं। इसके बाद जब आपदा का उपरांत आता है या आपदा घटित हो चुकी होती है, उसके बाद हम क्या करते हैं? तो उसके बाद हम पुनर्वास, पुनर्निर्माण, समन्वय, स्थिति की बहाली, जो सामान्य स्थिति होती है उसकी बहाली को इसमें समाहित करते हैं। तो इसके लिए जो भी रणनीतियां अपनाई जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आपदा प्रबंधन कहा जाता है या आपदा प्रबंधन के अंतर्गत उसे समाहित किया जाता है। समझ में आया? आपदा प्रबंधन क्या होती है? एक सतत प्रक्रिया होती है जिसमें हम आपदा के प्रारंभ में और आपदा के बाद में कुछ रणनीतियां अपनाते हैं जिसके माध्यम से आपदा से होने वाले नुकसान की हम भरपाई कर सकें या उस नुकसान को हम कम कर सकें। वह रणनीति क्या कहलाती है? आपदा प्रबंधन कहलाती है। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु समाहित होते हैं उनको हम समझ लेते हैं। तो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत क्या होता है? बेहतर योजना संचालन, समन्वयन और कार्यान्वयन की सतत एवं एकीकृत प्रक्रिया जरूरी है। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत क्या है? बेहतर योजना का संचालन होना चाहिए। जो योजनाएं हैं वह बेहतर तरीके से बनाई जाएं और उनका संचालन बेहतर तरीके से हो। फिर उनका समन्वय होना चाहिए। जो अधिकारी होते हैं अलग अलग स्तर पर होते हैं, उनमें कोई किसी भी प्रकार का प्रतिरोध नहीं होना चाहिए। सभी का समन्वय बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ इन योजनाओं का जो कार्यान्वयन है, कार्यान्वयन की सतत एवं एकीकृत प्रक्रिया जरूरी है। अर्थात इस सतत लगातार तरीके से इसका कार्यान्वयन लगातार होता रहना चाहिए। साथ ही साथ एक होकर सभी कर्मचारी एक होकर इसकी जो प्रक्रिया है उसे कार्यान्वित करने में सहायता करें। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं को हम शामिल कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें शामिल है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपदा प्रबंधन करना है तो उसके लिए क्या जरूरी है। सबसे पहले जो योजनाएं हैं उनका बेहतर समन्वय होना चाहिए, संचालन होना चाहिए, उनका कार्यान्वयन सही तरीके से होना चाहिए तथा सतत एवं एकीकृत प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। फिर इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, कौन कौन से बिंदु? जैसे कि आपदा के खतरे अथवा संभावना का रोकथाम। अब
आप जो योजना बनाएंगे उस योजना में या कार्यक्रम में किन किन को समाहित करेंगे या किस बिंदुओं पर आप अवलोकन करेंगे, तो आपदा का खतरा कैसा है, आपदा से कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है, अथवा संभावनाओं की रोकथाम, जो खतरे हो रहे हैं, जो संभावनाएं बनने वाली हैं, उन्हें हम किस हद तक कम कर सकते हैं, इसे समाहित किया जाता है। इसके बाद आपदा के जोखिम, उसकी तीव्रता एवं उसके परिणामों का बेहतर प्रशासनिक उपयोग द्वारा न्यूनीकरण समाहित किया जाता है कि जो आपदा आ रही है उससे कितना जोखिम है, कितना नुकसान हो सकता है, उसकी तीव्रता कितनी ज़्यादा है, उसके परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं, उसका बेहतर प्रशासनिक उपयोग द्वारा हम क्या करेंगे, न्यूनीकरण कम करेंगे कि इसकी तीव्रता कम हो जाए, इसके द्वारा होने वाले नुकसान कम हो जाएं। अनुसंधान एवं उचित प्रबंधन सहित आपदा न्यूनीकरण क्षमता का निर्माण करेंगे। आप अनुसंधान करेंगे, बार बार रिसर्च करेंगे कि ये जो आपदाएं आने वाली हैं उनको हम कम कैसे कर सकते हैं, उनका हम उचित प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, तो उनकी भी रणनीति इसमें समाहित होती है। आपदा से निपटने के लिए समुचित तैयारी, आखिर आपदा से निपटने के लिए आप क्या क्या तैयारी करेंगे। मान लीजिए कहीं पर यदि ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा है तो उसकी स्थिति अलग होती है, उसके लिए आपदा के पूर्व में आप अलग रणनीति बनाएंगे, जैसे कि आप घरों के अंदर रहेंगे, खिड़की दरवाजों को बंद कर कर रखेंगे, या फिर आप मफलरों का प्रयोग करेंगे ताकि उससे निकलने वाली जो राख है वह आपके फेफड़ों तक ना पहुंच पाए। तो इस तरीके से मान लीजिए भूकंप हो रहा है तो आप क्या हो जाएंगे, खुले स्थानों पर जाएंगे, ऐसे स्थानों पर नहीं रुकेंगे जहां पर किसी बिल्डिंग के गिरने का खतरा ज़्यादा हो, या खिड़कियों के पास नहीं रहेंगे। तो इसके लिए अलग से एक रणनीति तैयार की जाती है, उससे निपटने के लिए एक समुचित तैयारी की जाती है। जैसे कि कहीं बाढ़ आती है तो वहाँ पहले आपको जो दल हैं, जो तैराकी दल हैं, उनको तैनात करना पड़ेगा ताकि जो व्यक्ति हैं जो डूब क्षेत्र में आ रहे हैं या जिन्हें बाढ़ में बहने की संभावना ज़्यादा है तो उनको बचाव दल के द्वारा बचाया जा सके। तो इस तरीके से क्या होता है, जो रणनीतियाँ होती हैं आपदा से निपटने के लिए उनको तैयार किया जाता है। आपदा की संभावित स्थिति का आकलन तथा आपदा आने पर त्वरित कार्यवाही इसमें समाहित होती है। अर्थात आपदा की संभावित स्थिति कि आपदा किस तरीके से आएगी, कहां पर आएगी, उसका हमें आकलन लगाना होता है कि इसकी तीव्रता कितनी होगी। साथ ही साथ आपदा यदि आ गई तो उससे निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई हम क्या करेंगे, तुरंत क्या करना है। मान लीजिए बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ आने पर आपकी तुरंत कार्रवाई क्या होगी, तुरंत सबसे पहले कार्रवाई होती है कि जो व्यक्ति डूब रहे हैं उन्हें बचाव दल के द्वारा उन्हें बचाएंगे, सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। सबसे पहले उन्हें आवश्यक जो दवाइयाँ हैं या खाद्यान्न हैं उसकी उपलब्धता कराएंगे, स्वच्छ जल की उपलब्धता कराएंगे। जिन्हें चोट लगी हुई है उनके लिए मेडिकल की व्यवस्था कराएंगे। तो सबसे पहले तो यही आवश्यकता होती है ना। तो क्या करेंगे, त्वरित उपाय के लिए तो अलग अलग आपदा के लिए अलग अलग त्वरित उपाय होते हैं, तो उनकी व्यवस्था आप करेंगे। फंसे हुए लोगों को निकालना और बचाव और राहत कार्य इसमें समाहित होता है। साथ ही साथ पुनर्वास और पुनर्निर्माण। पुनर्वास मतलब अब जब आपदा आ चुकी है, आपदा के बाद अब जो लोग विस्थापित हो चुके हैं उन्हें फिर से कहीं ना कहीं फिर से पुनर्स्थापित करना होगा। उनके जो घर हैं उनके घरों का फिर से पुनर्निर्माण करना पड़ेगा, उनके रोजगार की फिर से व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये जितनी भी रणनीतियाँ होती हैं ये सारी की सारी रणनीतियाँ आपदा प्रबंधन के तहत समाहित की जाती हैं। अर्थात आपदा प्रबंधन के द्वारा आपको आपदा से पूर्व से लेकर आपदा के समय और आपदा के बाद कि जो जो रणनीतियां अपनानी होती हैं, जो जो क्रियाकलाप करने होते हैं, उन सभी को आपदा प्रबंधन के अंतर्गत समाहित किया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट रटने वाले नहीं हैं। आपको मैंने बताया आपदा के पहले, आपदा के समय और आपदा के बाद जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन समस्याओं से निजात पाने के लिए या उनके द्वारा जो भी नुकसान होता है उस नुकसान को कम करने के लिए जो भी रणनीतियां अपनाई जाती हैं वह आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आती हैं। तो क्लियर हुआ। अब आपको ये रटने की जगह आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि कोई भी आपदा आ रही है, चाहे भूकंप हो, चाहे सुनामी हो, चाहे ज्वालामुखी हो, चाहे चक्रवात हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे सूखा हो, उसमें आपदा के पहले हमें क्या क्या करना है, आपदा के समय हमें क्या क्या करना है और आपदा के बाद हमें क्या क्या करना है। तो इन रणनीतियों को यदि आप लिख देते हैं तो वही इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए बात करते हैं आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के घटक या तत्व क्या हैं, इनके एलिमेंट्स हैं क्या, इसके अंतर्गत कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो आपदा न्यूनीकरण के अंतर्गत 3 प्रकार के एलिमेंट्स आते हैं, 3 तत्वों का समावेशन किया जाता है। एक होता है प्रकोप विश्लेषण, दूसरा होता है सुवेदिता विश्लेषण और तीसरा होता है जोखिम विश्लेषण।
ये क्या होते हैं समझने का प्रयास करते हैं। प्रकोप विश्लेषण, सबसे पहले क्या किया जाता है, जो प्रकोप आने वाला है, जो आपदा आने वाली है, उसका विश्लेषण किया जाता है। अब उसका विश्लेषण हम कैसे करेंगे, उसका विश्लेषण हम पूर्व में आई हुई आपदाओं के आधार पर करेंगे कि यदि इस स्थान पर इससे पहले भी यदि आपदा आ चुकी है तो उसके क्या परिणाम रहे, उससे क्या नुकसान हुए, उसके क्या प्रभाव देखने को मिले। तो उसके आधार पर हम क्या करते हैं, प्रकोप का विश्लेषण करते हैं कि आने वाले समय में यदि ऐसी ही आपदा या ऐसा ही प्रकोप आता है तो हम उसके लिए क्या रणनीति अपना सकते हैं कि उसके द्वारा होने वाले नुकसान कम हो। तो क्लियर है, पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रकोप का विश्लेषण करते हैं और उसका विश्लेषण हम पहले आई हुई आपदाओं के आधार पर ही करते हैं। जैसे किसी क्षेत्र विशेष में पूर्व घटित प्राकृतिक आपदाओं के अध्ययन के न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के लिए जो नीति अपनाई जाती है या नीति का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, प्रकोप विश्लेषण कहलाता है। सुवेद्यता विश्लेषण, सुवेद्यता क्या होता है, उस स्थान पर निवास करने वाले जो लोग हैं वह किस तरीके से तैयार हैं उस आपदा से निपटने के लिए, क्या वह उस आपदा से निपट सकते हैं, उसके लिए तैयार हैं या नहीं है। तो उसका विश्लेषण जो किया जाता है उसे कहा जाता है सुवेद्यता विश्लेषण। मान लीजिए कोई स्थान है जहां पर बाढ़ लगातार आती रहती है, तो हमें देखना पड़ेगा कि वहां के लोग क्या तैराकी में माहिर हैं, क्या वह तैराकी दलों का समर्थन करने में सहायक हैं, या फिर वह ऐसी रणनीति अपना सकते हैं कि यदि बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएं तो वह जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते। तो इसका जो विश्लेषण होता है उसे कहा जाता है सुवेद्यता विश्लेषण। सुवेद्यता विश्लेषण से आशा है किसी खास प्रकोप या आपदा के प्रति किसी क्षेत्र विशेष व वहां के लोगों की दुर्बलता तथा उसके द्वारा ग्रसित होने की स्थिति से है, अर्थात उनकी दुर्बलता कितनी है, क्या वह उससे निपटने में तैयार हैं या नहीं है, इसी की जांच की जाती है। फिर आता है जोखिम विश्लेषण, तीसरा चरण होता है, तीसरा घटक होता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो आपदा आ रही है उससे वास्तव में कितना जोखिम हो रहा है, क्या हम उस जोखिम को कम कर सकते हैं या उस जोखिम को किस तरीके से हम जोखिम के लिए या जोखिम से निपटने के लिए हम किस तरीके से रणनीति को अपना सकते हैं। तो इस सभी का जो विश्लेषण होता है उसे हम जोखिम विश्लेषण के अंतर्गत रखते हैं। इसमें प्रकोप के परिणाम, प्रचंडता, गति, संभावित क्षति की मात्रा, क्षेत्र विशेष में आपदा के बने रहने की स्थिति का अध्ययन करते हैं। अर्थात किस किस का अध्ययन कर रहे हैं कि जो आपदा आ रही है उसकी प्रचंडता कितनी है, उसकी गति कितनी है, उसकी संभावित क्षति कितनी है, उससे कितना नुकसान हो रहा है, साथ ही साथ क्षति की मात्रा कितनी है और क्षेत्र विशेष में क्या वह लंबे समय तक बनी रहेगी या बने रहने की संभावना क्या है। तो इन सभी का हम अध्ययन करते हैं जोखिम विश्लेषण में। तो ये क्या हुए, आपदा न्यूनीकरण के घटक या तत्व। अब बात करते हैं आपदा न्यूनीकरण के उद्देश्य एवं उपाय। ध्यान रखिएगा, उद्देश्य पूछे, उपाय पूछे, चरण पूछे या अवस्थाएं पूछे, सभी में आपको यही आंसर लिखना है। क्लियर है, प्रश्न कई प्रकार से पूछा जा सकता है, कैसे भी घुमाया जा सकता है। चाहे वह पूछे आपसे आपदा न्यूनीकरण के उद्देश्य लिखिए, या आपसे पूछे आपदा न्यूनीकरण के उपाय लिखिए, या आपसे पूछ सकता है आपदा प्रबंधन के चरण लिखिए, या आपसे पूछ सकता है आपदा प्रबंधन की अवस्थाएं लिखिए। तो सभी का आंसर एक ही है, बस प्रश्नों का रूप अलग अलग है। चलिए हम बात करते हैं आपदा न्यूनीकरण के उपाय और उद्देश्य पर। तो आपदा न्यूनीकरण के उद्देश्य एवं उपाय के अंतर्गत आपदा निवारण एवं प्रबंधन की 3 अवस्थाएं समाहित की जाती हैं। कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं, जिन्हें हम प्रारंभ में भी समझ चुके हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? तो यह 3 अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था होती है आपदा पूर्व, अर्थात आपदा आने के पूर्व में आप क्या क्या रणनीतियां अपनाते हो। दूसरा आता है आपदा के समय, आपदा जैसे ही आ जाती है तो आप तुरंत क्या क्या उपाय करते हो। और तीसरी होती है आपदा के उपरांत, आपदा जब आ चुकी है, नुकसान कर चुकी है, उसके बाद आपकी क्या रणनीति होती है वहां के लोगों के पुनर्स्थापन या पुनर्वास के लिए। तो ये तीनों के माध्यम से हम इसके उद्देश्य और इसके चरण की व्याख्या कर सकते हैं। चलिए हम समझते हैं आपदा पूर्व या पूर्व अनुमान अवस्था। इसे पूर्व अनुमान अवस्था भी कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा पूर्व में अनुमान लगाया जाता है कि आपदा से कैसा नुकसान होने वाला है और उस नुकसान को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो प्रकोप के आने की दशा में उससे निपटने के लिए आवश्यक तैयारी करना, इसमें क्या क्या समाहित होता है कि जो प्रकोप है उसके आने की दशा कैसी रहेगी और उससे निपटने के लिए हम आवश्यक तैयारी क्या कर सकते हैं। आपदा योजना का निर्माण, जिसमें राहत कार्य, पुनः प्राप्ति एवं पुनर्वास कार्यों के लिए ढांचागत सुविधाओं का निर्माण शामिल होता है। इसके लिए आपको पहले से ही इनकी तैयारी करनी होगी, ढांचागत सुविधाओं को इसके अंतर्गत रखना होगा। क्लियर हुआ? चलिए,
आपदा न्यूनीकरण हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करना। आपदा का प्रकोप ज़्यादा ना पड़े उसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है उसकी भी आपको व्यवस्था करना है। ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट हैं उनको मैं किसी भी एक आपदा के द्वारा आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हुआ चलता हूँ। चलिए, जैसे मान लीजिए हम बाढ़ की बात कर लेते हैं। बाढ़ जैसा प्रकोप या आपदा यदि आती है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप आपदा पूर्व या पूर्वानुमान अवस्था का लगाएंगे। आप देखेंगे कि यदि कोई स्थान है, क्या वह नदियों के किनारे स्थित है, क्या यहाँ पर पहले भी आपदाएं आ चुकी हैं, पहले भी बाढ़ जैसी समस्या आ चुकी है, और यदि आई है तो क्या हमने वहाँ के लोगों को तैराकी में माहिर किया है, या फिर वहाँ पर जो ट्यूब होते हैं उनकी व्यवस्था कर रखी है कि यदि अचानक से बाढ़ आ जाती है तो लोगों को हम सुरक्षित स्थानों पर आसान तरीके से पहुँचा सकें। या जो भी संसाधन होते हैं, चाहे उनके खाद्यान्न हो या फिर उनकी स्वास्थ्य संबंधी हो या उनके मेडिकल संबंधी कुछ भी हो, तो उन संसाधनों की व्यवस्था आपको पहले से ही करनी होगी। तो क्या आपने वह किया है? उसको आप आपदा पूर्व या आपदा पूर्वानुमान अवस्था में ही रखते हैं। साथ ही साथ आपदा विशेष पर शोध करना कि यदि बाढ़ आ रही है तो वह कितनी घातक हो सकती है, कितनी मात्रा में नुकसान पहुंचा सकती है, या उसके न्यूनीकरण के लिए हम क्या क्या रणनीतियां अपना सकते हैं, लोगों को किस तरीके से सुरक्षित या किस तरीके से प्रशिक्षित कर सकते हैं, तो वह हमें पहले ही आपदा पूर्व में ही समाहित करना होता है। आपदा चेतावनी प्रणाली का विकास करना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जैसे ही आपदा आती है तो उसके लिए हमें आपदा चेतावनी प्रणाली का भी विकास करना होता है कि हम लोगों को किस तरीके से सूचित कर पाएं कि आपदा का प्रकोप कितना है या आपदा कितनी भयावह है, या इसे हम बचने के लिए क्या क्या रणनीति अपनाएं, या कहां पर रक्षा दल तैनात हैं, या कहां पर आपको किन किन आवश्यक वस्तुओं को रखना है। मान लीजिए कि सुनामी आ रही है, भूकंप आ रहा है, कुछ भी है, तो जब ये तरीके से भूकंप या सुनामी आता है तो उस समय पर चेतावनी प्रणाली के द्वारा ही आपको सूचित कर दिया जाता है कि आप समुद्र में मत जाइए, क्योंकि सुनामी आने वाली है और सुनामी की लहर कितनी तीव्र है उसके द्वारा ही आप अनुमान लगाकर वहाँ के मछुआरों को सचेत कर देते हैं। आप लोगों को पहले ही सूचित कर देते हैं कि आप सुरक्षित स्थान पर चले जाइए ताकि आपको इससे नुकसान कम हो। क्लियर हुआ? तो आपदा के पूर्व में या पूर्वानुमान अवस्था में आप किस तरीके से रणनीतियां अपनाएंगे। फिर होती है आपदा के समय या सहभागिता अवस्था। आपदा के समय आपदा आ चुकी है, उस समय आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो आपदा के समय जो फंसे लोग होते हैं, चाहे भूकंप में फंसे हों, ज्वालामुखी में फंसे हों, ज्वालामुखी के द्वारा वहां से जो घर हैं वो सुरक्षित स्थानों पर नहीं पहुंच रहे हैं, तो वह लोग हैं, या फिर बाढ़ के द्वारा जो बाढ़ में फंसे लोग हैं, कोई भी आपदा हो वहां पर लोगों के जनजीवन के लिए नुकसान पहुंचता है, फंस जाते हैं, तो उन्हें निकालना पहली आपकी प्राथमिकता होती है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सहभागिता अवस्था इसलिए कहा गया है क्योंकि यहां पर लोगों का सहयोग बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, यहां पर रक्षा दलों का सहयोग बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो त्वरित कार्यवाही, आपदा के समय की कार्यवाही या सहभागिता अवस्था के नाम से इसे जाना जाता है। क्या क्या इसके अंतर्गत अपनाया जाएगा देख लेते हैं हम। जब कोई संकट वास्तव में उत्पन्न होता है तब उससे प्रभावित होने वाले लोगों की पीड़ा और क्षति को दूर करने हेतु तीव्र कार्यवाही की आवश्यकता पड़ती है। और सीधी सी बात है, कहीं भी कोई भी आपदा घटित हो जाए तो सबसे पहले उनसे क्षति कम हो, लोगों को पीड़ा कम पहुंचे, इसकी आपको व्यवस्था करनी होती है। उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप पीड़ितों की खोज करेंगे। मान लीजिए बाढ़ का उदाहरण ले लेते हैं। यदि बाढ़ अचानक से आ जाती है तो आप देखेंगे कि कौन कौन लोग वास्तव में बाढ़ से पीड़ित हैं, आप उनकी खोज करेंगे। क्योंकि क्या होता है, जब भी आप कहीं पर राहत कोष पहुंचाते हैं, राहत की सामग्री पहुंचाते हैं, तो उसका दुरुपयोग ज़्यादा हो जाता है। जो वास्तव में पीड़ित नहीं होते हैं वह उसका लाभ ले जाते हैं, और जो पीड़ित होते हैं उन्हें सही लाभ नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले तो आप पीड़ितों की खोज करेंगे कि पीड़ित कहाँ पर हैं, फंसे हुए हैं, तो उनको वहाँ से निकालेंगे, उनकी निकासी करेंगे, फिर उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे, फिर उनका हम बचाव करेंगे, और उन्हें जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं जैसे कि भोजन है, वस्त्र है, आश्रय स्थल, दवाइयां हैं, उन्हें उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि जब बाढ़ आती है या कोई भी आपदा आती है तो उस समय त्वरित उपाय में यही चीजें सबसे ज्यादा आवश्यक होती हैं। क्या क्या? सबसे पहले पीड़ितों की खोज करना, कहां पर फंसे हुए हैं, फिर उनकी निकासी करना, उनका बचाव करना, और उन्हें बुनियादी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना। उसके बाद जब आपदा चली जाती है, आपदा के बाद उपरांत पुनः प्राप्ति अवस्था कहलाती। पुनः प्राप्ति मतलब लोगों के लिए फिर से वह लोग वैसे ही जीवन यापन कर सकें, वैसे ही अपने जीवन को सुचारू रूप से संचालित कर सकें, उसकी अवस्था हम कैसे निर्मित करें, उन्हें हम कैसे रोजगार उपलब्ध कराएं, उन्हें कैसे हम पुनर्स्थापित करें, उनका हम कैसे पुनर्वास करें, उसकी रणनीति आपदा के उपरांत या पुनः प्राप्ति अवस्था के अंतर्गत आती है। इसमें क्या आता है? इसके अंतर्गत 3 चरण होते हैं।
पहले चरण में हम राहत कार्य करते हैं। किसी भी आपदा के तत्काल बाद किसी भी अवधि में तहत राहत कार्य के अंतर्गत आती है। इसके तहत हम क्या करेंगे, सबसे पहले मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालेंगे। आपदा आ चुकी है, आपदा के बाद क्या करेंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं मलबा में दबे रहते हैं, तो हम मलबे में दबे लोगों को निकालेंगे। वहाँ के जो मलबा जम जाता है उसकी सफाई करेंगे। जल भराव की जो समस्या हो जाती है उस जल भराव की समस्या से निजात दिलाएंगे। वहाँ से जो जल है उसकी निकासी करेंगे। आश्रय, स्वच्छ जल, भोजन, चिकित्सीय देखभाल, बिजली आपूर्ति, संचार एवं परिवहन को पुनः स्थापित करने का प्रयास करेंगे ताकि वहां पर लोगों से कम्युनिकेशन स्थापित हो सके। फिर आपदा पुनरुत्थान करेंगे। आपदा का पुनरुत्थान क्या होता है, इसमें आपदा के बाद स्थायी पुनर्विकास, पुनर्निर्माण, पुनर्वास को बढ़ावा देने वाली कार्यवाही शामिल होती हैं कि आखिर उनको किस तरीके से उनका पुनर्वास किया जाए, उन्हें उनके स्थानों पर पुनः लौटाया जाए, उनके लिए नौकरी की व्यवस्था की जाए। यह समुदाय आधारित प्रक्रिया होती है। समुदाय आधारित मतलब समुदाय का सहयोग इसमें बहुत आवश्यक होता है। इसमें सामुदायिक सहभागिता का होना अति आवश्यक होता है। और तीसरा आता है आपदा पुनर्वास। आपदा पुनर्वास में वे क्रियाकलाप जो आपदा पीड़ितों को सामान्य स्थिति में लाने और नियमित सामुदायिक कार्यों में पुनः संबंध होने में सहायक करने के लिए आवश्यक होती हैं, वह शामिल किए जाते हैं। कौन कौन से कार्य होते हैं, जैसे कि क्षतिग्रस्त एवं ध्वस्त तंत्रों का नवीनीकरण। मान लीजिए बहुत सारे तंत्र हैं, संचार के माध्यम हैं, सड़कें हैं या फिर उनके घर हैं, वह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो उनका नवीनीकरण करना, उन्हें फिर से बनाना। साथ ही साथ मकान, भवन, सड़कें, रेल आदि का पुनर्निर्माण करना। राहत तथा रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, क्योंकि जो लोग बाढ़ से या किसी भी आपदा से पीड़ित हो जाते हैं उनके रोजगार चले जाते हैं, तो उनके लिए फिर से रोजगार की व्यवस्था करना ताकि उनमें बेरोजगारी या गरीबी या कुपोषण की समस्या आगे जाके जन्म ना ले। तो इसके लिए क्या होगी, उनके लिए राहत पैकेज देना, साथ ही साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ये सब शामिल किया जाता है। तो क्लियर हुआ चरण क्या होते हैं आपदा के, आपदा के पूर्व, आपदा के समय और आपदा के बाद। तो ये चरण जो होते हैं इनको आप याद रखिएगा। कोई भी आपदा आती है यदि डिटेल में पूछ ली जाती है तो आप इन चरणों को, तीनों चरणों को आप किसी भी आपदा में पुट कर सकते हैं, किसी भी आपदा में लिख सकते हैं। इसके साथ ही जब हमने आपदा पढ़ी है तो उसके साथ ही जब निवारण के उपाय थे तो उसमें मैंने ये तीनों चरण वहां भी आपको बताए थे। यहाँ इन चरणों को और डिटेल में बताया गया है और वर्गीकरण के आधार पर उन्हें प्रदर्शित किया गया है। तो यदि इसको और ज़्यादा है, यदि सिर्फ आपसे पूछा गया है कि इसके निवारण के लिए क्या उपाय करने चाहिए, तो आप इसको निम्न तरीके से वर्गीकृत करके समझा सकते हैं। बस यहाँ पर जगह जगह पर उस आपदा का नाम लिख दीजिएगा। अब आता है आपदा प्रबंधन चक्र कि आपदा प्रबंधन चक्र क्या होता है। तो आपदा प्रबंधन चक्र में एक ऐसा चक्र होता है जो लगातार चलता रहता है और इसके द्वारा ही हम आपदा पर प्रबंधन कर सकते हैं, आपदा का प्रबंधन कर सकते हैं। इसमें आपदा होती है, आपदा आती है, आपदा जैसे ही आती है तो उसके द्वारा क्या अनुक्रियाएं होती हैं उसका अनुमान लगाया जाता है। फिर अनुक्रियाओं के द्वारा उनका निराकरण किया जाता है। फिर जो आपदा जाने के बाद जो लोग बचते हैं उनका पुनर्स्थापन किया जाता है। पुनर्स्थापन करने के लिए उनके घरों का निर्माण किया जाता है, संचार माध्यमों का निर्माण किया जाता है, उन्हें पुनः स्थापित किया जाता है, रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। फिर उसके बाद उनका विकास किया जाता है ताकि वह अपनी पूर्ववर्ती अवस्थाओं में फिर से आ जाएं, वह अपने को जो विकासशील प्रक्रिया है उसमें अपने आप को समाहित कर लें। उसके बाद न्यूनीकरण किया जाता है। इस तरीके की रणनीतियों का समाहित किया जाता है कि आगे चल के यदि कोई आपदा आती है तो हम उसे कैसे कम कर सकते हैं, और फिर उस कम करने पर हम तैयारी करते हैं। और जब तैयारी हो जाती है तो आगे आपदा आती है तो आपदा से हम फिर से निपट सकते हैं और उसके तहत सही रणनीति अपना सकते हैं। तो इस तरीके का यह चक्र लगातार चलता रहता है और इसे ही आपदा प्रबंधन चक्र कहते हैं। यह क्वेश्चन आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है कि आपदा प्रबंधन चक्र को समझाइए, तो आप आपदा प्रबंधन चक्र को 3 नंबर में समझा सकते हैं। मान लीजिए 5 नंबर में प्रश्न पूछ लिया जाता है तो इसके तहत आप इसकी डिटेल्स लिख सकते हैं कि आपदा में क्या होता है, अनुक्रिया में क्या होता है, पुनरुत्थान में क्या होता है, विकास में क्या होता है, न्यूनीकरण में क्या होता है और तैयारी में क्या होता है। भारत में आपदा प्रबंधन, तो जो भारत है वह आपदा की दृष्टि से क्या है, बहुत ही संवेदनशील क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। भारत की बात करें तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 27 आपदा संभावित राज्यों के अंतर्गत आते हैं। अर्थात यदि हम 28 राज्य और केंद्र शासितों की बात करें तो इनमें से 27 ऐसे क्षेत्र हैं जो आपदा संभावित क्षेत्रों या राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत आते हैं।
प्राकृतिक आपदाओं के मामले में भारत चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? दूसरा। अर्थात आप समझ सकते हैं कि विश्व में किसी देश में यदि सबसे ज़्यादा आपदा आती हैं तो दूसरे स्थान पर कहाँ पर आती हैं? भारत में आती हैं। पहला स्थान चीन रखता है और दूसरे स्थान पर भारत है। भारत की यदि बात करें तो कुल भारत में जो आपदाएं हैं उनके 60% भाग पर, कुल क्षेत्रफल के 60% भाग सूखा प्रभावित क्षेत्र है। भारत का जो क्षेत्रफल है उसके 60% भाग पर सूखा प्रभावित क्षेत्र से वह ग्रसित है। 12% भाग जो है वह बाढ़ या नदी अपरदन से प्रभावित है। किससे है? बाढ़ या नदी अपरदनों से प्रभावित है। इसके बाद 5700 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वह चक्रवात और सुनामी जैसी घटनाओं से प्रभावित है। अर्थात 5700 किलोमीटर क्षेत्रफल चक्रवात और सुनामी से प्रभावित है। ऐसे ही यदि 58.6% भाग की बात करें तो यह भूकंप प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? भूकंप प्रवण क्षेत्र से प्रभावित है। तो इस तरीके से आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में जो भूमि पाई जाती है उसमें कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर कोई ना कोई आपदा ना आ रही हो। अर्थात हर क्षेत्र में कोई ना कोई आपदा अपना प्रकोप बनाए हुए है। कहीं पर सूखे की समस्या है तो कहीं पर बाढ़ की समस्या है, कहीं पर भूकंप की समस्या है तो कहीं पर चक्रवात की समस्या है। तो क्लियर है, ऐसी समस्याओं से भारत को हम डिवाइड करके देख सकते हैं। आपदा प्रबंधन पर जो राष्ट्रीय नीति है, क्योंकि इस तरीके की आपदाएं जो भारत में आ रही हैं उनसे निपटने के लिए आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीति अपनाई गई है। उसे क्या कहा जाता है? आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति। तो समझ लेते हैं कि यह राष्ट्रीय नीति कैसे आई, कैसे बनाया गया, क्या महत्वपूर्ण बिंदु इसके अंतर्गत समाहित किए गए हैं। 23 सितंबर 2005 को भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में समग्र एवं समन्वित दृष्टिकोण अपनाया गया है। यहां पर ध्यान रखना कि जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है वह कब आया था? 2005 में आया था, इसीलिए इसे कहा जाता है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। 2020 परीक्षा में यह प्रश्न सीधा सीधा पूछा गया है कि भारत में आपदा प्रबंधन कब लाया गया था? तो कब लाया गया था? 2005 में लाया गया था। तो और कब लाया गया था? तो 23 दिसंबर 2005 पूरी डेट है ये। कब आया था? 23 दिसंबर 2005 में आया था। इसके द्वारा ही आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में समग्र एवं समन्वित दृष्टिकोण को अपनाया गया है। इसके अंतर्गत क्या क्या किया गया है? तो इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम NDMA का गठन किया गया। उसके बाद राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन कार्यक्रम SDMA गठित किया गया। फिर जिला स्तर पर कलेक्टर अथवा जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त की अध्यक्षता में DDMA या जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित किया गया। तो ये जो प्राधिकरण है इनका गठन जो किया गया है वह आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत ही किया गया है। तो ध्यान रखना, जो आपदा प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति है उसके लिए अलग अलग प्राधिकरण गठित किए गए हैं। केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम जो कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्यरत है, राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन कार्यक्रम जो कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में है, और जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन कार्यक्रम जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो कि कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त की अध्यक्षता में कार्यरत होता है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु बहुत सारे हैं कि ये जो प्राधिकरण हैं या राष्ट्रीय प्रबंधन जो नीति है इसके अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदुओं को समाहित किया गया है उसको हम समझ लेते हैं। तो आपदा न्यूनीकरण, आपदा तैयारी और आपदा रोकथाम के लिए एक परिपूर्ण उपागम अपनाना। तो इसके लिए प्रावधान क्या है कि आपदा को कम किया जा सके, साथ ही साथ आपदा के लिए क्या क्या तैयारियां की जाएं ताकि आपदा का रोकथाम किया जा सके। तो इसके लिए जो भी परिपूर्ण उपागम है उनको अपनाने की रणनीति इसमें समाहित की गई है। सभी वर्तमान योजनाओं में आपदा न्यूनीकरण के कार्यों को सम्मिलित किया जाए। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है? इसके अंतर्गत कहा गया है कि जितनी भी वर्तमान में योजनाएं चलाई जा रही हैं उन सभी में आपदा न्यूनीकरण के कार्यक्रमों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। साथ ही साथ आपदा जोखिम को कम करने के लिए सामुदायिक सहभागिता को सुनिश्चित करना। ये बोलते हैं, इसमें कहा गया है कि आपदा के जोखिम को कम करने के लिए जो सामुदायिक सहभागिता है इसको सुनिश्चित करना चाहिए और इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। संस्थागत संरचनाओं के निर्माण तथा आपदा प्रबंधन हेतु समुचित प्रशिक्षण देना चाहिए। अर्थात संस्थागत संरचनाओं का निर्माण करना चाहिए, ऐसी संस्थाओं का निर्माण करना चाहिए जो आपदा से निपटने के लिए अच्छी रणनीति अपना सकें। साथ ही साथ आपदा प्रबंधन हेतु समुचित प्रशिक्षण लोगों को प्रदान करना चाहिए ताकि वह इन आपदाओं से सही तरीके से निपट सकें।
केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाओं का निर्माण करना चाहिए। अर्थात जो आपदा प्रबंधन के लिए योजनाएं हैं वह उनका निर्माण अलग अलग स्तर पर करना चाहिए। केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार करेगी, राज्य स्तर पर राज्य सरकार और जिला स्तर पर जो जिला प्राधिकरण होते हैं वह इसका गठन करेंगे, इसका निर्माण करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर आपदा न्यूनीकरण एवं आपदा तैयारी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, अर्थात बढ़ावा देने के लिए हमें जो भी कार्यक्रम अपनाने पड़े, जो भी रणनीतियां अपनानी पड़ें, उनको हमें अमल में लाना चाहिए। भारत मानकों के अनुसार भवन निर्माण डिजाइन का अनुपालन करना चाहिए। इसमें एक सबसे बड़ी बात कही गई है कि जो भारतीय मानक हैं, आपदा मानक जो निर्धारित किए गए हैं कि जहां पर भूकंप वाले क्षेत्र हैं वहां पर जो भवन है ज़्यादा ऊंचे ना बनाए जाएं, या फिर इस तरीके के भवन निर्माण किए जाएं जिन पर भूकंप का प्रभाव बहुत कम हो। सुनामी वाले क्षेत्रों में भवन निर्माण की अलग रणनीति बनाई गई है। तो इसी तरीके से अलग अलग क्षेत्रों पर भवन निर्माण की रणनीति अलग से दी गई है, अलग से मानक निर्धारित किए गए हैं। तो जब भी आप भवन का निर्माण करें तो उन्हीं मानकों के तहत करें। तो ये सभी इसके अंतर्गत समाहित किए गए हैं। तो इन चीजों को आपको विशेष ध्यान रखना है। आपदा प्रबंधन के राष्ट्रीय संगठन एवं कोष, आपदा प्रबंधन के संस्थागत संगठन। ध्यान रखिएगा 2-3 प्रकार से यह प्रश्न बनता है कि आपदा प्रबंधन के राष्ट्रीय संगठन क्या हैं, या फिर आपदा प्रबंधन के कोष क्या हैं, या फिर आपदा प्रबंधन के संस्थागत संगठन कौन कौन से हैं। तो इस तरीके का प्रश्न यदि आपका बनता है तो यह प्रश्न बनता है 11 नंबर का। इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। इसको हम मुख्यतः 2 वर्गों में वर्गीकृत करके पढ़ते हैं। एक के अंतर्गत हम मुख्य संस्थानों को रखते हैं, भारत सरकार के विभिन्न स्तरों पर आपदा प्रबंधन संस्थान, प्रमुख आपदा प्रबंधन संस्थान, और एक के अंतर्गत भारत सरकार की हम अन्य आपदा प्रबंधन संस्थानों को रखते हैं जो थोड़े से कम महत्वपूर्ण हैं। यह प्रमुख आते हैं, ये अन्य आते हैं। तो 2 भागों में बांट कर देख सकते हैं। प्रमुख के अंतर्गत आप 4 रखते हैं, जैसे आपदा प्रबंधन अधिनियम जो 2005 आया था उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था, जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिसे एनडीएमए कहा जाता है, राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिसे एसडीएमए कहा जाता है, जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिसे डीडीएमए कहा जाता है, और स्थानीय स्तर पर स्थानीय प्राधिकरण। तो ये जो होते हैं आपदा प्रबंधन के लिए प्रमुख प्राधिकरण की भूमिका निभाते हैं। अन्य में क्या क्या आते हैं? तो अन्य में आते हैं जैसे कि राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही बल जिसे कहा जाता है एनडीआरएफ। यह क्या होता है? विशेष आपदाओं के समय ही कार्यवाही में आता है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। उसके बाद आता है आपदा राहत कोष, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष और प्रधानमंत्री राहत कोष। अर्थात ये राहत कोष इसलिए बनाए गए हैं ताकि आपदा से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके लिए उनका पुनर्वास सही तरीके से किया जाए, उनके पुनर्स्थापन सही तरीके से किया जाए, उन्हें राहत दिया जाए, उन्हें राहत कोष की व्यवस्था की जाए। इसके लिए इन सभी की स्थापना की गई है। चलिए एक एक को हम डिटेल में समझ लेते हैं। पहले हम राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या एनडीएमए को समझ लेते हैं। तो जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री स्वयं करते हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं। यह आपदा प्रबंधन का देश का शीर्ष निकाय, क्योंकि केंद्रीय स्तर पर है इसलिए क्या है? शीर्ष निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष, इसकी संरचना क्या है? तो इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। तो ध्यान रखना, ये संरचना पूछ ली जाती है कि एनडीएमए में कितने अध्यक्ष, कितने उपाध्यक्ष, कितने सदस्य होते हैं। तो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। अर्थात यह 5 सदस्यीय होता है। कितने सदस्यीय होता है? 5 सदस्यीय होता है। इसमें केंद्रीय आपदा प्रबंधन समिति का निर्माण शामिल है जिसके अंतर्गत बहुत सारे कार्य होते हैं। क्या क्या कार्य होते हैं उनको हम देख लेते हैं। केंद्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए योजना का निर्माण करना। तो केंद्रीय स्तर पर हमने देखा था कि जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है उसके तहत ही मुख्य बिंदु था कि केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर अलग अलग तरीके से योजनाओं का निर्माण करना चाहिए। तो केंद्रीय स्तर पर जो आपदा प्रबंधन संबंधी योजनाओं का निर्माण करती है वह कौन करती है? वह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। आपदा की स्थिति में आवश्यक संसाधनों को जुटाकर प्रभावित लोगों तक उसकी पहुंच सुनिश्चित करना भी इसका मुख्य कार्य होता है कि आपदा की स्थिति के लिए जो आवश्यक संसाधन होते हैं, चाहे वह खाद्य संसाधन हो, चाहे वह सुरक्षा से संबंधित संसाधन हो, या वह स्वास्थ्य से संबंधित संसाधन हो, उनको लोगों तक सुरक्षित रूप में पहुंचाना इसका मुख्य कार्य होता है। राज्य, जिला और खंड एवं ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु दिशा निर्देश देना। अर्थात जो निचले स्तर पर आपदा प्रबंधन संबंधित योजनाएं बनाई जा रही हैं, चाहे राज्य स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, स्थानीय स्तर पर हो, ग्राम स्तर पर हो, तो जो भी योजनाएं बनाई जा रही हैं उसके लिए सही मार्गदर्शन देने का काम भी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान प्राधिकरण करता है। इसके बाद आता है राज्य प्रबंधन प्राधिकरण, जो है राज्य स्तर पर होता है और इसके प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं।
राज्य स्तर पर राज्य राहत आयुक्त आपदा प्रबंधन के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। कौन होता है? आयुक्त। ये जो आयुक्त है वही इसके लिए उत्तरदायी होता है। इसके कार्य क्या होते हैं एसडीएमए के? तो ध्यान रखिएगा, जो कार्य एनडीएमए के होते हैं वही कार्य एसडीएमए के होते हैं। बस अंतर इतना होता है, वह केंद्रीय स्तर पर कार्य करता है और अपने से छोटे जो प्राधिकरण है उसके लिए दिशा निर्देश करता है। तो यह राज्य स्तर पर योजनाओं का निर्माण करेगा और जो अपने से छोटे होंगे उनके लिए दिशा निर्देश का कार्य करेगा। क्या क्या कार्य करता है? राज्य स्तर पर योजनाओं का निर्माण करेगा, विभिन्न आपदाओं के विषय में राहत कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जिला, खंड, ग्राम स्तर पर योजनाएं तैयार करने हेतु दिशा निर्देश करेगा। क्लियर हुआ? इसी तरीके से जब हम जिला प्रबंधन प्राधिकरण की बात करेंगे या ग्रामीण स्थानीय प्राधिकरण की बात करेंगे तो उसमें भी अध्यक्ष मैंने बता ही दिए हैं कि जो जिला है उस पर कौन होगा? कलेक्टर होता है, आयुक्त होता है। तो इसी तरीके से अध्यक्ष ये रहेंगे और उनके कार्य जो रहेंगे, कार्य यही रहेंगे। जो जिला स्थानीय प्राधिकरण है वह जिला स्तर पर योजनाओं का निर्माण करेगा और जो निचले हैं जैसे कि ग्रामीण स्तर पर हैं उनके लिए दिशा निर्देश का कार्य करेगा, और जो ग्रामीण स्तर के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हैं वह ग्रामीण स्तर पर योजनाओं से आपदा से निपटने की रणनीति को तैयार करेगा, लोगों को राहत एवं पुनर्वास उपलब्ध कराएगा और राहत हेतु सामग्री और संसाधनों की व्यवस्था करेगा। तो ये कार्य क्या है? एक ही तरीके के सभी के हैं। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही बल, जिसे एनडीआरएफ कहा जाता है। जो राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही बल है इसका गठन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत ही किया गया था। इसमें कितनी बटालियन काम करती हैं? तो 8 बटालियन काम करती हैं। कितनी करती हैं? 8 बटालियन काम करती हैं। इसका उद्देश्य क्या है? किसी खतरनाक आपदा की स्थिति में उत्पन्न होने अथवा रासायनिक, जैविक या परमाणविक विकिरण की शुरुआत होने जैसी प्राकृतिक या मानव जनित आपदाओं की स्थिति में विशिष्ट कार्यवाही करना। ध्यान रखिएगा कि जहां कहीं भी कोई भी आपदा उत्पन्न होती है, चाहे वह मानवीकृत होती है या प्रकृति निर्मित होती है, तो उन पर विशेष रक्षा के लिए इन बलों को तैनात किया जाता है। बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ से निकालने के लिए जो तैराकी बल हैं उनका कार्य कौन करते हैं? राष्ट्रीय आपदा कार्यवाहक बल ही करते हैं। तो इन्हें क्या है? विशेष स्थिति में ही तैनात किया जाता है। फिर आता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो है यह अन्य संस्थानों के साथ मिलकर प्रशिक्षण, अनुसंधान, राष्ट्रीय स्तर पर सूचनाओं के प्रलेख, विकास सहित क्षमता विकास की अपनी प्रमुख जिम्मेदारियों को निभाता है। तो ये क्या करता है? जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो एनडीआरएफ हो या फिर जो केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर या स्थानीय स्तर पर जितने भी संस्थान हैं उनके साथ मिलकर प्रशिक्षण, अनुसंधान और राष्ट्रीय स्तर पर सूचनाओं के प्रलेख के कार्यों को पूरा करता है। आपदा राहत कोष क्या कार्य करता है? तो जो आपदा राहत कोष है इसका निर्माण 11वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर ही किया गया था और यह कोष राज्य के लोक खाते या पब्लिक अकाउंट के आधार पर ही चलता है। अर्थात लोगों द्वारा जो पैसा जमा कराया जाता है आपदा के समय पर, जैसे कि अभी कोरोना महामारी के द्वारा भी एक आपदा राहत कोष गठित किया गया था जिसमें लोगों से अपील की गई थी कि जो पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता के लिए आप कुछ संपत्ति या कुछ पैसों का योगदान दीजिए। तो ये क्या होता है? पब्लिक अकाउंट के अंतर्गत ही रखा जाता है, लोगों के द्वारा ही इसमें क्या किया जाता है? योगदान दिया जाता है और उसका उपयोग किसमें किया जाता है? आपदा से निपटने के लिए किया जाता है, लोगों को राहत देने के लिए किया जाता है। इसमें केंद्र एवं राज्य का हिस्सा जो होता है वो 75-25% का रहता है। कितना रहता है? 75-25% का रहता है। 75 केंद्र का रहता है और 25 राज्य का होता है। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष क्या होता है? तो वर्तमान में इसे राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही कोष के रूप में भी परिवर्तित कर दिया गया है, अर्थात इसका नाम क्या हो गया वर्तमान में? राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही कोष हो गया है। यह भी 11वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित रूपरेखा के तहत कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? जो कि 11वें वित्त आयोग ने एक रूपरेखा प्रदर्शित की थी उसके अंतर्गत ही यह कार्य करता है। इसे प्राप्त सहायता केवल तात्कालिक राहत और पुनर्वास के लिए होती है। अर्थात ये किसके लिए सहायता देता है? तात्कालिक राहत। तात्कालिक मतलब जब जैसे ही प्रकोप आता है, आपदा आती है, तो उस समय लोगों के लिए क्या करना है? खाद्यान्न कैसे उपलब्ध कराना है या राहत कैसे उपलब्ध कराना है, चिकित्सा के लिए जो पैसा लगता है, तो उसके लिए राहत कौन देता है? तात्कालिक राहत राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष देता है। और लोगों के जो पुनर्वास के लिए जो राहत है वह भी कौन देता है? राष्ट्रीय आकस्मिक कोष देता है। प्रधानमंत्री राहत कोष जो है उसका गठन जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1948 में किया गया था और यह इसमें पीड़ितों एवं उनके परिवारों को तत्काल राहत प्रदान की जाती है। इसके द्वारा क्या होता है? जो पीड़ित होते हैं उनके लिए और उनके परिवारों के लिए तत्काल राहत प्रदान किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री राहत कोष के द्वारा की जाती है। यह कोष केवल जनता के अंशदान से ही बना है।
किससे बना है? जनता के अंशदान से बना है। जनता इसमें सीधे पैसे का अनुदान करती है। मध्य प्रदेश की प्रमुख आपदा प्रबंधन नीतियां। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत भी बहुत सारी आपदा प्रबंधन नीतियां अपनाई गई हैं। क्यों अपनाई गई हैं? क्योंकि जो हमारा मध्य प्रदेश है उसे क्या कहा जाता है? हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, अर्थात भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पर यदि हम खनिज संसाधनों की बात करें, प्राकृतिक संसाधनों की बात करें, प्राकृतिक विविधताओं की बात करें तो उसकी बहुत प्रचुरता पाई जाती है और प्रचुरता पाने के कारण यहाँ पर जो आपदाएं हैं बहुत अधिक मात्रा में आती भी हैं। तो यह आपदा ग्रसित भी है क्योंकि जहाँ पर भी फूल होंगे वहाँ कांटे जरूर होंगे, इसलिए यहाँ की खूबसूरती के कारण यहाँ पर आपदाओं का प्रकोप भी ज़्यादा होता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 5 सितंबर 2007 को मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया। तो कब किया गया? 2007 में किया गया था, 5 सितंबर को किया गया था। तो 5 सितंबर 2007 को मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया था। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्रदेश के गृह मंत्री होते हैं। ध्यान रखना, जो मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है इसके अध्यक्ष जो हैं वह गृह मंत्री होते हैं। इसके कार्यों की निगरानी के लिए एक या मार्गदर्शन के लिए भी एक संचालन समिति गठित की गई और उस संचालन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वह मुख्यमंत्री होते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जो मध्य प्रदेश राज्य प्रबंधन प्राधिकरण है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? गृह मंत्री होते हैं। और इसके संचालन के लिए, इसके मार्गदर्शन के लिए एक समिति गठित की गई है, उस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रदेश के सभी जिलों में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। मैंने पहले ही बताया है कि राष्ट्रीय केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य प्रबंधन प्राधिकरण और जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। राज्य आपदा आपातकालीन मोचल बल को बेहतर प्रशिक्षण और सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराता है। तो जो ये प्रबंधन प्राधिकरण है जिला, यह क्या करता है? आपातकालीन मोचन बल को बेहतर प्रशिक्षण और सभी आवश्यक जो उपकरण उसके लिए आवश्यक होते हैं वह सभी उपलब्ध कराता है। अतः मध्य प्रदेश में आपदा प्रबंधन नीति बनाने का प्रयास समय समय पर किया जा रहा है। तो इसके साथ ही आपदा प्रबंधन के अंतर्गत जितनी भी रणनीतियां अपनाई जाती हैं वह रणनीतियां हमने इस वीडियो के अंतर्गत कवर करने का प्रयास किया। अगले वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे सामुदायिक योजना को, कि आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए सामुदायिक योजना किस तरीके से कारगर होती है और सामुदायिक योजना का क्रियान्वयन कैसे होता है, इसमें क्या क्या मुख्य बिंदु समाहित होते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।